कह रहे हैं अर्जुन से कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और जो फल है उसकी इच्छा के हम अधिकारी नहीं हैं, हम कर्म के अधिकारी हैं, हम उसके फल के अधिकारी नहीं हैं। इस सम्मानित सभा के हमारे अध्यक्ष जी निकला उसी दिन पूरे कस्बे में घी के दीपक जलने चाहिए थे, हर चौराहे पर मोमबत्ती जलनी चाहिए थी, हर गली मोहल्ले में मिठाई बंटनी चाहिए थी, लड्डू का भोग लगना चाहिए था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं तो ये चाहता था कि कुछ मजबूरी बने कि सीमा भी यहाँ होती तो बहुत अच्छा लगता। उनके बिना भी ये प्रोग्राम अधूरा है, क्योंकि जो महापुरुष हुए या जो भी लोग उच्च स्तर के उच्च कोटि के लोग हुए, उनके माँ बापों को पहले प्रणाम किया जाता है कि जिन्होंने वो संतान पैदा करी जिन्होंने समाज, गांव या अपने वतन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। एक जब मैं यहाँ आया तो हमारे नेताजी हैं सतबीर जी, ये थोड़े मठारे, इन्होंने थोड़ी मेरी ओर को देखकर थोड़ा मठार करा। एक शायर हैं मुनव्वर राणा, उन्होंने आज वो आईसीयू में भर्ती हैं, तो उन्होंने कहा था कि कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, जब मैं घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ दो हस्ती हैं, एक वो हैं जिनका सम्मान होना है, एक वो आयोजक हैं जो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक समानता है। समानता ये है कि चाहे वो द्विज गोयल हैं जिनका सम्मान होना हो, चाहे वो आयोजक हों मनीष त्यागी जो नवनियुक्त चेयरमैन है, इत्तेफाक बात यह है कि दोनों को ही माँ ने संभाला हुआ है इस टाइम। और एक बात जो समाज में चलती है वो ये है कि जब एक बच्चा बिगड़ता तो ये कहा जाता कि ये माँ का बिगाड़ा हुआ। ये मैं सबसे पहले हमारे वकील साहब हैं विनोद जी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो बुके देकर द्विज गोयल का सम्मान करें। वकील साहब, दूसरे हमारे इस जो प्रोग्राम के आयोजक हैं वकील साहब भी हैं, नवनियुक्त चेयरमैन हैं मनीष त्यागी जी, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी बुके देकर मोमेंटो देकर द्विज गोयल का सम्मान करें। डॉक्टर वरुण त्यागी जी आए, उनको भी बुके देकर द्विज गोयल का सम्मान करें।
परम श्रद्धेय आज की सभा के माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं तथा राष्ट्र की मुस्कान प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे कठिन परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए, बल्कि उत्तीर्ण नहीं, एक अच्छी खासी रैंक प्राप्त करने के लिए मैं तहे दिल से आपको बेटा बधाई देता हूं और ढेरों आशीर्वाद देता हूं। बधाई इसलिए कि हमारा कस्बा एक दोआब की तरह ऐसी जगह लोकेटेड है जहां पर एक तरफ देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे लाइन निकलती है, दोनों तरफ बड़े बड़े शहर हैं। इतने सुख सुविधाओं के बावजूद भी पता नहीं सब ने बहुत बहुत तैयारी की होंगी, इस एग्जाम में बैठे भी होंगे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आज पता नहीं किसी ऋषि का शाप था कि आज तक एक से एक अच्छा बच्चा यहां से निकला है, लेकिन इस आईएएस की परीक्षा में सफल नहीं हो सका। व्हाट शुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दैट आई डोंट नो। लेकिन आज के बाद आपने उस मिथ को तोड़ा है, मरुस्थल में एक अंकुरण निकला है, और मुझे उम्मीद है जहां आज हिंदी बेल्ट से बहुत सारे बच्चे आईएएस बने हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे कस्बे में भी बड़े बड़े आईएएस निकलेंगे, क्योंकि जो एक परंपरा थी, जो एक मरुस्थल बना हुआ था, उसमें से एक छोटा सा अंकुरण यहां से निकला है। इस परीक्षा में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, लेकिन अनलकीली मैं अपने कस्बे की बात कर रहा हूं, वो सफल नहीं हुए होंगे। तो वो निराश ना हो, क्योंकि हार के बाद ही जो जीत का सबसे बड़ा मंत्र मिलता है और वही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। आप जो हम उम्र के साथी यहां पर बैठे हैं, हम सब ने दारा सिंह का नाम सुना है, लेकिन हमसे जो बड़े उम्र के बैठे हैं उन्होंने गामा का नाम सुना होगा। और सबसे पहले एक मिथ भी बना हुआ था, एक उपमा बनी हुई थी कि क्यों ज्यादा पहलवान बन रहा, क्या तू गामा आ गया। गामा का पूरा नाम था मोहम्मद बिन गामा हुसैन। तो मोहम्मद बिन गामा हुसैन जिस समय बॉम्बे में कुश्ती लड़ रहे थे, तो अखाड़े से जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने उनको घेर लिया, और घेरने के बाद उनसे पूछा कि गामा जी एक बात बताइए, आपने जीवन में हजारों कुश्ती लड़ी है लेकिन एक भी नहीं हारी, व्हाट शुड बी द पॉसिबल रीजंस बिहाइंड दैट, इसके पीछे कारण क्या है। तो गामा ने कहा, देखिए इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो मैं सच्चा मुसलमान हूं, पांचों दफे की नमाज अदा करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मैंने भगवान श्री कृष्ण की गीता भी पढ़ी है, और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वी शुड डू अवर ड्यूटी विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट, दैट इज द सेंट्रल आइडिया श्रीमद् भागवत गीता। अर्थात हमें अपना सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अखाड़े में उतरने से पहले मैं सामने वाले से हाथ मिलाने से पहले उस बंसी वाले से हाथ मिला लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करता हूं, और 2 मिनट बाद सफलता मेरे कदमों में होती है। तो साथियों, मेरे बच्चों, जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए, आप निश्चित मानिए जो कभी किसी ऋषि ने इस भूमि को साप दिया होगा, वो साप का अंत हो गया है। इस बच्चे ने ये परीक्षा उत्तीर्ण करके एक आपको अनुसरण दिया है, एक रास्ता निकाला है, आप उसके पद चिन्हों पर चल सकते हैं। जहां तक सफलता और विफलता की बात है, जहां तक मैं समझता हूं, यदि इस जीवन को बहुत नजदीकी से देखा जाए, किसी सफल व्यक्ति के जीवन में उसका कोई खास रोल नहीं होता। जेनेटिक्स का सिद्धांत है, मैं जेनेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, कि उसके 2 सिद्धांत हैं, एक है जीन, दूसरा है एनवायरमेंट। जीन यानी जैसे मेरे माता पिता से मिली, यदि मेरे माता पिता की हाइट अच्छी खासी थी तो मेरी भी हाइट ठीक ठाक रहोगी। यदि मेरे माता पिता कुछ कम हाइट के थे तो निश्चित रूप से बेटों की बेटियों की भी हाइट कम रही होगी।
यदि वो काले थे तो मेरा भी रंग थोड़ा चटक रहा होगा, यदि सुंदर थे, गोरे थे, तो नेचुरली वो भी बच्चा भी सुंदर रहा होगा। अर्थात कुछ गुण पैतृक होते हैं, उसमें ना मेरा अधिकार है ना आपका अधिकार है। ईश्वर ने जहां आपको पैदा करना था वहां पैदा हुए। दूसरा आता है एनवायरमेंट, वातावरण। आपको गुरु कैसे मिले बेटा, आपको शिक्षा संस्थान कैसा मिला, घर का वातावरण कैसा था, चारों तरफ किस तरीके के आप उसमें रहते थे, ये सब दोनों मिलकर के एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं जिससे व्यक्तित्व बनता है। तो ज्यादा हमें, जो मेरे साथी यहाँ कुछ बैठे हैं, हमें ज्यादा अपने उस पर गुमान भी नहीं करना चाहिए। गुब्बारे की तरह जब गुब्बारा उड़ता है तो वो उसका अपनी वजह से नहीं उड़ता, वो हीलियम की वजह से उड़ रहा है। हीलियम निकाल दीजिए, वो भी जो नीचे गुब्बारे पड़े नीचे आ जाएंगे। तो बेटा, यहां मेरे एक शिक्षक होने के नाते एक आपसे एक मंत्र भी है कि कभी जो हमारे अभी हमारे एंकर महोदय कह रहे थे, हमारे माता पिता ने जो दिया है उनका हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा योगदान है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। अंत में एक प्रोफेसर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चे के समान हैं। मैं दो चीजें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहला तो ये कि देखिए, ये चूंकि इस समय आपकी रैंक बहुत अच्छी खासी है, 70-75 के आसपास है, निश्चित तौर पर आपको आईएएस मिलेगा, कहीं कलेक्टर होंगे, बहुत बड़ी पोस्ट पर होंगे, देश की बागडोर आपके हाथ में होगी। लेकिन जिस समय आप उस कुर्सी पर बैठें और जो आपके सामने वादी है, उस वादी की थोड़ी देर के लिए ये सोचना कि ये मेरी कुर्सी पर बैठा है और जहां ये वादी खड़ा है, फटे पुराने कपड़ों में एक किसान खड़ा है, जहां पे एक व्यापारी खड़ा है या एक मजदूर खड़ा है, थोड़ी देर के लिए कल्पना करके उसकी जगह आप खड़े हो जाइए, तब डिसीजन लेना। बेटा, कभी जिंदगी में गलती नहीं खाओगे। दूसरा ये कहूंगा, चूंकि जीवन में बहुत सारे कर्ज होते हैं, माँ बाप का कर्ज, गुरु का कर्ज, उस गुरुकुल का कर्ज जहां पे हमने ABCD सीखा, लेकिन उस भूमि का भी कर्ज है जहां पे हम पैदा हुए हैं। चूंकि आप इस मिट्टी में खेले हैं, इस मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का पसीना मिला हुआ है, तो उस पसीने का लिहाज करना। कल को आप किसी पोस्ट पर हो और खरखोदे का, कस्बे का कोई भी प्राणी, तो प्राणी का यदि पशु भी जाए तो उसका भी सम्मान करना। चूंकि यहां मैंने एक चीज सीखी है, इसी में पला पढ़ा हूं। अभी चाचा जयप्रकाश जी हाथ पकड़ के यहां पे लिए कि तुम तो पढ़े लिखे नहीं, आपकी जूतियों में बैठ करके हमने ABCD सीखी है। तो यहां के व्यक्ति में जो मैंने अनुभव किया है, वो स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। वो कितनी गरीबी में रहा हो, कितनी अमीरी में रहा हो, ये तो नदी का पानी है, कभी बहता है, कभी निकल जाता है। तो उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। यदि उसको सम्मान की आधी रोटी मिलेगी तो उसको तब लेगा, यदि धुतकार के उसको 10-55 भोग भी मिलेंगे तो उसको ठुकरा देगा। तो बेटा, ये वो भूमि है, ये वो ऋषियों की भूमि है जहां पे हर पशु भी अपना सम्मान चाहता है। तो कल को यदि किसी भी छोटी से छोटी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हो, तो कम से कम खरखोदे से यदि एक कुत्ता भी जाए तो उसको भी सम्मान करना। दूसरा, चूंकि चेयरमैन साहब मनीष जी बच्चा है, कस्बे की बागडोर आपके हाथ में है। एंकर महोदय ने शुरू में भी कहा था, हमारे 10th का 12th का रिजल्ट आ चुका है, और एक ये बनना चाहिए था कि हमारी जो नई नस्लें हैं, जो इनसे प्रेरणा, हमारा तो जो काला पीला हो लगा था हो चुका, जहां तक पहुंचने थे, जितने संसाधन हमें मिले, गरीबी में पले, गुर्बत में पढ़े, जितने संसाधन से हम जहां तक बन सकते थे हम बन लिए। पहले ही मैंने कहा, हमने भी प्रयास करा होगा, पता नहीं किस ऋषि का साप था, हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके। लेकिन यहां पर जो 12th का 10th के बच्चे भी होते, आपसे प्रेरणा लेते, और कम से कम जब भी आप इस कस्बे में आए तो कम से कम यहाँ जो आसपास के स्कूल हैं, कॉलेज में हैं, उनके पास जरूर आना, उन बच्चों को मोटिवेट करना, उन बच्चों को उत्साहित करना, ताकि उनको लगे कि हाँ, ये आईएएस जरूर है, कलेक्टर जरूर है, लेकिन हमारे बीच का ही बच्चा है। तो बेटा, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। विचार डॉक्टर साहब के जो दिए वो ज्ञानवर्धक भी, शिक्षा वर्धक भी, और मैं समझता हूँ कि एक
एक आदर्श जो स्पीच है, जो भाषण है, वो इन्हीं शब्दों में होना चाहिए कि कुछ सीख भी मिले, कुछ शिक्षा भी मिले, कुछ ज्ञान भी अर्जित हो कम से कम। जला वो सम्मा की आंधी जिसे बुझा ना सके, वो नक्श का मतलब निशान होता है, वो नक्श बन कि जमाना जिसे मिटा ना सके। मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर वरुण त्यागी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और वो भी अपने विचार रखें। द्विज, आपने आशीर्वाद तो बहुत सारा पा लिया है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इस आशीर्वाद के साथ कस्बे और कस्बे वासियों की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। मैं एक छोटा सा पर्ल ऑफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन था यशोदा हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में, एंड मैं वहीं प्लान कर रहा था सेटल होने का, नॉट प्लानिंग टू कम बैक टू मेरठ। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं घर आया तो मेरे ताऊ जी, मेरे सेकंड नंबर वाले जो ताऊ जी थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया उससे पहले कि एक कस्बे के ऐसे ऐसे बंदे हैं और वो आईसीयू में एडमिट हैं और वरुण देख लेना क्या हो सकता है बिल में। नॉर्मली मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली कि उम्मीद डॉक्टर से जब आप होते हो कि आपको पता चलता है कि हाँ जी हमारे गांव कस्बे का बच्चा एक ओहदे पे है, एक मुकाम पे है, तो बट नेचुरल है कि आपका खुद का परिवार ही नहीं, क्योंकि कस्बा बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं होता, सब आपको अपना परिवार वाला ही मानते हैं और सब उसी अधिकार के साथ आपके पास पहुंचते हैं कि जो मनीष भैया मेरे पे अधिकार रख सकते हैं या मेरे फादर मेरे पे रख सकते हैं, वही अधिकार कोई भी ताऊ जी यहाँ से लेके पहुँचेंगे तो मुझे करना पड़ेगा। अब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बात किया कि भाई क्या बिल वगैरह है, तो आई वेंट टू द ओनर ऑफ द हॉस्पिटल, जो ओनर थे हॉस्पिटल के, डॉक्टर साहब से मैंने कहा सर ये बच्चा मेरे कस्बे का है और इसका बिल कम करना है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है डॉक्टर साहब आप आए हैं पर्सनली, तो मैं वैसे 10% करता पर मैं 15% कर देता हूँ। तो मैं तो सेटिस्फाइड था बिकॉज मुझे लगा कि ठीक है कॉरपोरेट है इतना ही होता है। बट द नेक्स्ट संडे जब मैं यहाँ पे आया, वो आ गए वहाँ से, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं बताऊँ आपको। बट जब मैं वापस आया संडे को तो ताऊ जी ने मुझे बोला कि अगर इस कस्बे के कुछ प्रमुख व्यक्तियों में होके तुम अपने कस्बे वालों के लिए इतना नहीं कर सकते कि उसका बिल अपने माफिक मतलब कंट्रोल कर सको, तो इस कस्बे का आपको कोई मतलब इस कस्बे से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मेरे ताऊ जी के शब्द थे और मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं अपना बेस शिफ्ट करूँगा। मैं मेरठ आ गया। 10 दिन के प्लान के अंदर मैंने एक नया क्लिनिक खोला और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो नाम जो श्रेय इस कस्बे ने हमें दिया है और जिस आशीर्वाद से और जिस हेल्प से इसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन है। आज आप हमारे कस्बे वाले बोलते हैं हमारे लिए तो तू डॉक्टर ही है, ठीक है, वरुण होगा तो औरों के लिए होगा। तो ये जो आपको सम्मानपूर्वक माला पहनाई गई है ये इन लोगों का आशीर्वाद है, बट ये आशीर्वाद हम लोगों का आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद से ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कल को हम द्विज को किसी चीज़ के लिए अगर अप्रोच करते हैं तो हाँ द्विज के हमें ये विश्वास होना चाहिए कि द्विज जितना हमसे कर मतलब जितना अपने पार्ट पे कर सकेगा उतना पक्का करेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं कर पाए है ना, बट इसी उम्मीद के साथ हमने ये गैदरिंग किया है कि हाँ हमारा आशीर्वाद भी आप तक पहुँचे और हमारी उम्मीदें भी आप तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैं वैसे तो आई वोंट टेल यू मच थिंग्स बिकॉज वो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात होगी, बट दीज आर जस्ट बिट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस विच हम लोग शेयर कर देते हैं कि चलो छोटे भाई हो पता होना चाहिए इतना भी, है ना। और मैंने मेरे जो पूर्व चेयरमैन थे वेद प्रकाश त्यागी जी, आज मैंने अपना जो भी घर से लेके क्लिनिक से लेके और मेरा खुद का डायग्नोस्टिक सेंटर भी है वो जो भी शुरुआत किया है उनके नाम पे शुरू किया है।
और आज का टाइम है कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देख रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कस्बा आगे बढ़ रहा है। आज पहले एक डॉक्टर हुआ, आज एक आईएएस हुआ, कल बहुत सारे आईएएस आएंगे, ठीक है। एंड यू आर एन इंस्पिरेशन टू पीपल लाइक। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर मंचासीन सभी मेरे वरिष्ठ व प्रबुद्धजन, सभा में मौजूद सभी वरिष्ठ व मेरे साथीजन, सभी को सादर प्रणाम। आज हम सब लोग, मेरा भांजा है द्विज गोयल, इसके सम्मान के लिए हम सब यहाँ सम्मिलित हैं। सबने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन मैं द्विज गोयल का सबसे पहले परिचय करा दूं आपको। किन संघर्षों में उसने ये मुकाम पाया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। द्विज जब मात्र 5 साल का था, मात्र 5 साल का, उस टाइम उसके सर से उसके पिता का साया चला गया कुछ आतताई द्वारा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, कितनी उसे समझ होती है। हम अपनी बहन को बच्चों के साथ खरखोदा ले आए। क्या हमारी बहन की स्थिति रही होगी उस टाइम, कितना उसने संघर्ष किया होगा, आप सब लोग समझ सकते हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। बच्चा दीवान पब्लिक स्कूल हापुड़ से एजुकेशन ली, हाई स्कूल में हापुड़ ज़िले को टॉप किया, इंटर में हापुड़ ज़िले को टॉप किया। उसके बाद NIIT, जो हम JEE मेंस IIT के लिए बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए तैयारी करते हैं, बच्चे ने NIIT को क्रैक किया। मध्य प्रदेश भोपाल से इंजीनियरिंग मैकेनिकल में की। उसके बाद हीरो कंपनी को ज्वाइन किया, 6 महीने जॉब की। उसके बाद बच्चे का मन परिवर्तित हो गया। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हमारे जो मंच संचालन कर रहे हैं, मेरे भाई, मेरे साथी रहे हैं, सहपाठी रहे हैं, इंद्र मुनि जी, उन्होंने कहा कि यहाँ युवा पीढ़ी, उन्होंने युवा नस्ल कहा था, मैं युवा पीढ़ी उसको संशोधित कर देता हूँ, युवा पीढ़ी होनी चाहिए थी जिसके लिए ये एक आदर्श स्थापित करते। वो बच्चे जो हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो यहाँ होते तो द्विज गोयल को अपना प्रेरणा स्रोत मानते। तो मुझे केवल इसलिए ये बताना पड़ रहा है यहाँ। बच्चे ने उसके बाद हीरो कंपनी ज्वाइन की, 6 महीने जॉब की, UPPSC क्रैक किया। अंडमान निकोबार द्वीप है हमारा इंडिया का, उसमें नगर निगम में एज ए कमिश्नर इसने ज्वाइन किया। उसके बाद UPPSC क्रैक किया। अब फर्दर UPSC आपके सामने 71वीं रैंक के साथ क्रैक करके आप सब लोग उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं। और आप ने कुछ बातें इससे रखी हैं, मैं इससे इसलिए बोल रहा हूं कि मेरा बच्चा है। वैसे डेजिग्नेशन के आधार पे तो मुझे कुछ और बोलना चाहिए इसको, लेकिन आज क्योंकि हम सब लोग परिवार में बैठे हैं तो इसलिए बिल्कुल, अगर मैं ऐसा ना कर बोलूँगा तो इसको और मुझे दोनों को और आप सबको भी लगेगा कि ये पराया हो गया। बहुत ज़्यादा आप सर ऐसे अगर मैं बात करूं तो वो फिर अपनापन नहीं महसूस होने का। इसलिए हम सब ने उम्मीद रखी है इससे, हम सब इसको बोल रहे हैं कि बेटा ऐसे करना, बेटा ऐसे करना। मैं ये कह रहा हूं, क्या हमने संस्कार नहीं दिए अपने बच्चे को? क्या हम संस्कारवान नहीं हैं? क्या हम इससे उम्मीद तो कर सकते? लेकिन मुझे ये भी पूरा उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि ये आपकी एक एक बात पर, एक एक शब्दों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। जहां तक भी इससे संभव हो पाएगा वहां तक ये आप लोगों की मदद करेगा और मदद करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। ये हमारे संस्कार हैं इसको दिए हुए। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों ने बहुत कुछ कहा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, कहने को तो बहुत। और साथियों, सामने बैठे मेरे साथीगण, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मैं क्या कहूँ, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इतनी अच्छी वाणी कही है और शिक्षा दी है कि द्विज को
मैं समझता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा आशीर्वाद बिटिया सीमा की तपस्या को देखते हुए बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ईश्वर तुम्हें हर क्षेत्र में बहुत आगे ले जाए। और सबसे बड़ा सहयोग मैं अपने गुरु श्री मुन्नालाल अग्रवाल, सतीश, अपने बाल सखा सतीश जी को दूंगा कि उन्होंने आपको इस मुकाम तक लाने में सहयोग किया। आज जिस समारोह में हम लोग हैं उसमें खरखोदे का गर्व, वो दिग्विजय गोयल जिसने खरखोदा नहीं, मेरठ नहीं, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी इस खरखोदे का नाम किया है। मेरे मित्रों, आईएएस कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। देश को दो लोग चलाते हैं, एक शासन चलाता है और एक प्रशासन चलाता है। प्रशासन में वो लोग होते हैं जो बाहरी मशक्कत के बाद में आईएएस क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद में जाकर के प्रमुख सचिव बनते हैं। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं उनको भी मार्गदर्शन देने का काम यही लोग आईएएस करते हैं। तो मैं फिर भी इनको को बधाई देता हूं और उनको भी बधाई देता हूं जिनकी सरपरस्ती में इस बच्चे ने एजुकेशन ली है। उन माता पिता को भी प्रणाम करता हूं, उनको सलाम भी करता हूं जिन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया है। अभी सभी लोग इससे अपेक्षा कर रहे थे, ये आईएएस है। क्योंकि हमारे इस कस्बे के बच्चे ने जो संघर्षों के बीच से निकल के आया, बड़ी कठिन परिस्थितियों से देश को चलाने वाली जो क्रीम होती है, जो परीक्षा होती है आईएएस की, वो उत्तीर्ण की। इसके लिए दिग्विजय गोयल को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे क्षेत्र के और कस्बे के बच्चों को दिग्विजय गोयल की कहानी से जो प्रेरणा मिली है, मैं आशा करता हूं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी इस दिग्विजय गोयल के बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 3 बातों को अपने दिमाग में बैठा ले तो हमें आगे बढ़ने से, उस शक्तियों को अपने हाथ में लेने से कोई रोक नहीं सकता। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यदि हम इन 3 बातों को अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो हम दुनिया की हर शक्ति को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। और उसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हमारे कस्बे का होनहार युवा दिग्विजय गोयल है। अध्यक्ष महोदय, मंचासीन हमारे बुजुर्ग, पिताजी से भी ज़्यादा एज वाले मेरे ताऊ जी जयप्रकाश त्यागी जी, और मेरे सब साथियों, भाइयों, बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सब बच्चा आपका, मेरे रैंक वालों का देवता है, मेरे बच्चों के उनका भांजा है, और जो उनसे छोटे बच्चे उनका भाई है। ये सब पौधा मेरे उससे कुछ नहीं, ये सब मास्टर मुन्ना लाल जी की देन है इन बच्चों को पढ़ाना। मैं तो कुछ नहीं कर सकता था, उनकी गाइडेंस, वो यहाँ स्कूल में, आपके ही स्कूल में वो आपके सेवक थे, प्रिंसिपल पद पर रहे, आपको उनको व्यवहार का भी पता होगा, उनके गुणों का पता होगा, ये मैं आपसे वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने अपने कार्यकाल में स्कूल की सारी सेवा की, कभी अपनी मनमानी नहीं की, जैसे बुजुर्गों ने कह दिया, जैसे कार्यकारिणी के सदस्यों ने कहा दिया, उनका कहना माना। वही शिक्षा जब बच्चे को मैं यहाँ ले आया था, वे बेटे विपिन भाई एडवोकेट ने बता ही दिया सब,
तो वही शिक्षा पिताजी ने बच्चों को दी। जब बड़ा बेटा इंजीनियर हो गया, मारुति में वो आजकल जीएम है, तो पिताजी की ये इच्छा थी, अरे पढ़ लो, इन बच्चों से कहा करते थे, अरे कोई तो अधिकारी बन जाओ। वो पिताजी का सपना आज इस बच्चे ने पूरा कर दिया। अभी त्यागी जी ने कहा था कि ये सब बुजुर्गों की वो होती है। मैं इसमें पूर्ण विश्वास करता हूं, जो प्रभु जिसकी बिगाड़ते हैं वही प्रभु उसकी बनाते भी हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के, और भी वक्ता हैं, मैं तो आपसे ही कहता हूं, ये आपका ही बेटा है, आपका ही भांजा है, आपका ही देवता है। मेरा तो आप सब गांव के ऊपर इसका भार है। इसको सब गांव वालों की, अपने कस्बे की, क्षेत्रवासियों की, सबकी, उससे ये इतना बड़ा हुआ है। सबका कहना माने, सही काम को सही करे। जो कोई आदमी अपने ये ना कह सके हमारे क्षेत्र का बच्चा आज मास्टर मुन्ना लाल जी का देवता हमारा कुछ काम नहीं कर पाया। मैंने ये शुरू में इसको हिदायत दे दी थी, मैंने कि अपने क्षेत्र का काम करना, सही काम से कभी वंचित नहीं रहना और गलत काम कभी मत करना। जय हिंद, जय। केवल 2 वक्ता हमारे बीच में हैं। एक अध्यक्ष हैं हमारे जो समापन भाषण करेंगे, आशीर्वाद देंगे। दूसरे हमारे वक्ता सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। जब ये बच्चे कठौर से आए, लड़की आई लेके, मुन्ना लाल लेके आए, मैं वहीं मौजूद था। मैं कुछ नहीं बयान कर सकता और कुछ में क्या बीती। वो बिटिया जिसका ये लाडला है, जिसे आज मान सम्मान बढ़ाया पूरे क्षेत्र का, ये बहुत छोटा सा था। मुन्ना लाल जी का मैं बहुत आदर करता था, हालांकि वे मेरे से छोटे थे, पर मैं गुरु के होने के नाते उनको बहुत चाहता था। वो कभी मेरा नाम नहीं लेते थे, बस चेयरमैन साहब कह दिया, और मैं उनसे बहुत निवेदन करता था, और मास्टर जी आप गुरु हैं। जब ये बिटिया इस स्कूल में लगी, जब भी उन्होंने मुझे बुलवाया और ये कहा कि यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं हम, तो बड़ी खुशी हुई और बिटिया ने इन्हें पढ़ने की प्रेरणा दी। अब हमारा कर्तव्य ये है, इनका तो है, ये तो IAS हो गए, हमारा घर, हमारी शान तो इन्हें गर्व से ऊँचा कर दिया। अब हम हैं, हम भी अपने बच्चों को अगर शिक्षा सही दे, जैसे मास्टर मुन्ना लाल ने दी, पढ़ाने लिखाने पे हमारी गौर नहीं है, हम ध्यान नहीं देते। बच्चा मोबाइल लिए फिर रहा, हमें यूँ ही ध्यान नहीं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। हमें सतत अब प्रेरणा लेनी चाहिए इस बच्चे से, और हम भी अपने बच्चों को सही रास्ते पर लावें। और सही रास्ते पे हम जब लावेंगे, जब हम भी चरित्रवान होंगे, बच्चा भी जब ही आवेगा। हम अपना भी चरित्र सुधारें और बच्ची का भविष्य के बारे में करें। मैं तो ये आशीर्वाद है इस बच्चे को और सतीश को, सतीश का देवता है। मैं तो इसके बाबा तुल्य हूँ, मास्टर जी के रैंक में हूँ। मैं जब इसका अखबार पढ़ा मैंने, इकट्ठा रैंक, मुझे बहुत खुशी हुई। और ये इतनी खुशी मैं 94 साल में लग रहा हूँ, मुझे कभी पहले नहीं हुई इतनी खुशी जितनी अब हुई। दो खुशियों का 2 कारण हुए यहाँ। एक मनीष या चेयरमैन चुना का नवयुवक, और एक इनकी IAS की आई, तो डबल खुशी हुई। और इसमें यू है भैया, मनीष से यू है कब गांव वालों ने सौंप दी आपको, और आप कस्बे को सुदृढ़ करो। और मेरी ये प्रार्थना है और मेरी इच्छा है, एक इस IAS के नाम से एक गेट बनाया जाए, जो मेरी इच्छा है। और ये चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि जो है वहाँ एक गेट बनाया जाए इसके नाम का, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलती रहे। हम तो चले जाएंगे पर बच्चे तो प्रेरणा लेते रहे कि ये वो बच्चा है
यही है मेरा तो सारे कस्बे की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से आशीर्वाद है इस बच्चे को। मुझे जितनी खुशी है, आज मुन्ना लाल जी स्वर्गवास हो गया उनका, आज वे भी खुश होंगे। मेरा दिल कहता है कि आज वो भी खुश होंगे। सच्ची श्रद्धांजलि हमारी मुन्ना लाल जी को यही है कि ये बच्चा कामयाब हुआ और क्षेत्र के लिए, देश के लिए सही काम करे, और सब क्षेत्रवासियों की तरफ से मेरा आशीर्वाद है इस बच्चे को, ये सफल हो। धन्यवाद। उस सीमा बेचारी की है, उस माँ को धन्य है, उस माँ को भगवान ने इतनी बुद्धि और इतना मेहनत करने की, तपस्या करने की उसे बुद्धि दी, समय दिया, उसने हम सबका मान रखा। उसके लिए हम सब, पूरा क्षेत्र उसका आभारी है। हम द्विज गोयल के तो आभारी हैं ही हैं कि इसने दिन रात एक करके हमारे क्षेत्र का, हम सबका मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए हम सब ऋणी रहेंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी इस बालक से जो प्रेरणा लेगी वह आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मेरे मुँह से अच्छी नहीं लगती बात, मेरे भी 2 बच्चे PCS हैं, एक पुत्र वधू PCS है। आज उसकी प्रेरणा से पूरे गांव के बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये सब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता कोई भी, जो भी चाहेगा। मनुष्य के अंदर भगवान ने वो ताकत दी है कि जिस काम को चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें अपना लक्ष्य और समय और घर वालों का, सबका ध्यान रख के आगे बढ़ना होगा। मैं तो इसी के साथ सबको एक तरह से आशीर्वाद देता हूँ। और द्विज गोयल को तो मैं इसे जन्म से जानता हूँ। मैं इस परिवार से इतना अधिक जुड़ा हुआ हूँ कि जब सीमा की शादी हुई मैं उसमें भी गया था, और जब भी था, आज भी परिवार के साथ रहते हैं। भाई हमारी तो ये दुआ है, ये भगवान से प्रार्थना है कि तुम ऊंचे से ऊंचे पद पे पहुँचो, और हम सबका उसी में कल्याण है, उसी में हमारा हित है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वैसे तो क्रम में अध्यक्ष का भाषण जो है बाद में समापन का होता है, लेकिन थोड़ा वक्त की भी मजबूरी है और ज़रूरी भी है। हमारे ब्रजभूषण गुप्ता जी हैं, वो भी आशीर्वाद दें, जो अध्यक्ष हैं आज इस सभा के। और उसके बाद द्विज गोयल हैं या सम्मान जो समारोह रखा है, इसके आयोजक हैं मनीष त्यागी, नवनियुक्त चेयरमैन, उनका धन्यवाद भाषण है। स्पीच की स्टार्टिंग हुई थी और जो फर्स्ट स्पीच थी तो मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। तो जो हमारे एंकर हैं उन्होंने निष्काम कर्म की बात की थी कि निष्काम कर्म करना चाहिए। तो भगवत गीता हमें सिखाता है, भगवत गीता जी में लिखा है निष्काम कर्म। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और जो फल है उसकी इच्छा के हम अधिकारी नहीं हैं। हम कर्म के अधिकारी हैं, हम उसके फल के अधिकारी नहीं हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। भगवान ये कह रहे हैं कि आप अपने कर्म के अधिकारी हैं पर उसके फल के अधिकारी नहीं हैं। आप अपना कर्म भगवान को समर्पित करके करें, जो भी करें, आप जिस भी फील्ड में हों। मेरी जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे आने वाले युवा पीढ़ी है या भाई बंधु हैं, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप डॉक्टर बने, पायलट बने, कुछ भी बने। मैं ये नहीं कह रहा कि IAS ही बने, किसी भी फील्ड में जाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आजकल बहुत नई नई फील्ड्स आ गए हैं, डिजिटल क्रिएशन आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, बहुत नई नई फील्ड आ गए हैं। पर किसी भी फील्ड में जाएं तो क्लियर रखें कि आप अपना काम बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहें। अपना कर्म बहुत मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहें। भगवान की कृपा बहुत ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ पर एक जो आदरणीय जिन्होंने बोला, प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि शायद कोई ऋषि का शाप रहा होगा, या मैं नहीं जानता, पर ये बात तो सच है कि अगर कामयाबी में 60% मेहनत होती है तो 40% भगवान का आशीर्वाद होता है। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। तो भगवान का आशीर्वाद कैसे बना रहे हम पर, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सवाल ये है कि भगवान का आशीर्वाद कैसे बना रहे। तो भगवान का आशीर्वाद तब बना रहेगा
जब हम अपना काम एक तो एक ईमानदारी से करेंगे, दूसरा जब हम दूसरों की मदद करेंगे। उसमें एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वर्ल्ड में, विक्टर फ्रैंकल। उन्होंने एक बुक लिखी है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, आदमी अपनी जीवन की तलाश में कि जीवन का क्या उद्देश्य है, बुक उसके बारे में है। उस बुक में वो लिखते हैं कि अगर इंसान का वाई क्लियर है, दैट इफ़ योर वाई इज़ क्लियर, वाई मीन्स अगर आपका क्यों आप क्यों करना चाहते हैं कोई चीज़, उसको करने के क्या रास्ते हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या आपका उद्देश्य है। अगर ये क्यों वाई, अगर आपका वाई क्लियर है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप किस फील्ड में जा रहे हैं, तो आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका वाई क्लियर है, आप एकदम फोकस रहेंगे, आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की ही बात करूं तो वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी बात करता हूं, मेरी मदर कल्याण देव में टीचिंग करती थी स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था, तो वहाँ कल्याण देव गर्ल्स स्कूल है और वहाँ पर सभी क्षेत्र की लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो मेरे घर वो ट्यूशन के लिए भी आया करती थी, मम्मी उनको ट्यूशन्स दिया करती थी। तो मैंने बहुत बार ये ऑब्ज़र्व किया कि उनको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, गर्ल चाइल्ड को पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं इस क्षेत्र में। उनको आफ्टर 12th ग्रेजुएशन नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी शादी कर दी जा रही है आफ्टर, या उनको घर से बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं कहीं जाने की, कोई छोड़ने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है एजुकेशन के लिए कि बाहर हायर एजुकेशन के लिए उनको भेज सकें, या उनके ऊपर फैमिली की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं क्योंकि घर का भी देखना पड़ता है और छोटे भाई बहनों को कई बार देखना पड़ता है। तो वो चीज़ मैंने पहली बार ऑब्ज़र्व की थी कि मुझे अगर मैं कभी ऐसा बनूंगा तो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे काम करना चाहूँगा। और जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ भी जब मैं यूपीपीसीएस का इंटरव्यू देने गया तो वहाँ भी मुझे मौका मिला ये बताने का कि मैं किस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। तो लकीली जो चेयरपर्सन थी बोर्ड की वो भी एक लेडी मेंबर थी, तो वो काफ़ी खुश हुई कि मेरा गोल क्लियर है, मेरा मोटिव क्या है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा मोटिव क्लियर है, अगर हमें पता है कि हम प्रशासनिक सेवा में किस लिए आ रहे हैं या हमारा उद्देश्य क्लियर है कि हम आकर क्या करना चाहते हैं, तो हमें सफलता मिलेगी। और अगर प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, कृपा रहेगी, तो सफलता अवश्य मिलेगी। और प्रशासनिक सेवा ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाएं, जो कि आजकल बहुत नए नए फील्ड्स आ गए हैं, तो किसी भी फील्ड में जाएं, सब में अच्छा करें। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा, होई सोई जो राम रची राखा, कोई करी बहे सिखावे काका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार, एक ऐसे जैसे कि हम किसी दार्शनिक को सुन रहे हों, ऐसा महसूस हुआ। और मैं समझता हूं कि ऐसे प्रेरक विचार अगर बच्चे भी यहाँ शामिल होते, नई पीढ़ी यहाँ शामिल होती, तो वो भी शायद कुछ सोचती, कुछ विचार उनके द्वारा भी उनके दिमाग में आते, तो विचार आते तो कर्म भी होता। खैर, अगली कड़ी में अब हमारे नवनियुक्त चेयरमैन हैं मनीष त्यागी जी। इत्तेफाक बात यह है, मैंने पहले ही बताई थी कि उनको भी माई संभाल रही हैं, संभाला है, और मनीष त्यागी को भी माई संभाल रही हैं। दोनों में समानता है, दोनों ही युवा हैं, दोनों पे ही नई जिम्मेदारी है, नया मकाम है। और मुझे लगता है कि दोनों ही शायद बहुत सेंसिटिव हैं, जो मैं सोचता हूँ। और जहाँ आदमी भावनात्मक रूप से एक मजबूत होता है तो वो कहीं भी गलत नहीं कर सकता। वो सोचता तो अपने के लिए सोचता, अपनों के लिए सोचता है, इसमें कोई कोताही शायद नहीं बरती जाएगी। एक दो लाइन मुझे याद आ गई कि मेरे गुनाहों को कुछ इस तरह धो देती है, माँ जब गुस्से में होती है तो रो देती है। मनीष त्यागी जी, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और वो धन्यवाद दें और अपने विचार रखें। इस सम्मानित सभा के हमारे अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित अभी हमारे इस बच्चे ने जो कस्बे का नाम रोशन किया है,
आप सबको भी उतना ही गर्व होगा जितना मुझे है, जितना यहाँ पर उपस्थित सभी वक्ताओं के द्वारा बताया गया है कि कितना बच्चे ने हमारे ने मेहनत करके दिन रात एक करके इस भारतवर्ष की ही नहीं, इस संसार की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी एग्ज़ाम, इसको क्रैक करके इस बच्चे ने जो मुकाम पाया है और जो सफलता हासिल की है और हमारे कस्बे का जो नाम रोशन किया है, और आप सब इस बच्चे का मनोबल बढ़ाने, इसका सम्मान करने इस मौके पर आए हैं, तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं द्विज गोयल जी से उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ आने वाले वक्त में, जैसा कि सभी वक्ता वैसे पहले ही इस बात का स्पष्ट अंदेशा कर चुके हैं और मुझे उम्मीद भी है कि जो बच्चा अपनी माँ के आंचल के साए तले पला बड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा भावुक होता है, वो हमेशा मदद करने वाला रहता है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही द्विज गोयल जी आगे आने वाले भविष्य में करेंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद भी है। हमारे कस्बे में सर्वप्रथम आईएएस बने तो जाहिर सी बात है उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप थोड़ा टेक इट इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीदें उसी से होती हैं जो अपने आप को साबित कर चुका होता है, तो ये स्वाभाविक है उम्मीद होना सबके द्वारा, इस तरीके से जताना कि भी आगे आप जो है हमेशा खड़े रहें। उम्मीद भी है, हमको आशा भी है कि आप हमेशा खड़े रहेंगे, जैसा सतीश अंकल जी ने भी हमें आश्वस्त किया है, सभी ने आश्वस्त किया और हम जानते भी हैं कि ऐसा रहे। अब अंत में मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद करते हुए आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।